तत्कर्मयन् बन्धाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। कर्म वही है जो बंधन में ना बांधे, विद्या वही है जो मुक्त करे। अन्य सभी कर्म तो व्यर्थ का परिश्रम और अन्य सभी विद्याएं तो केवल कारीगरी है। विष्णु पुराण के इस श्लोक को भारतीय शिक्षण मंडल में ध्येय श्लोक के रूप में हम लेते हैं, इसलिए प्रारंभ हम इस श्लोक से करते हैं कि विद्या जो हमारे यहाँ पर एजुकेशन का वास्तविक रूप जो हम चाहते हैं वो सा विद्या या विमुक्त है, जिसके लिए गत 51 वर्ष से भारतीय शिक्षण मंडल कार्य कर रहा है, उसका स्मरण होता रहे, इसलिए इस ध्येय श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। राजकुमार जी ने मेरे को कहा था कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी कार्य चल रहे हैं उसके बारे में कोई विषय मैं आपके सामने रखूं। तो मैंने सोचा कि जो एक थोड़ा सा हटके और अलग विषय भारतीय शिक्षण मंडल ने पिछले 4-5 वर्षों से चलाया है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, उसके बारे में मैं आपके सामने थोड़ा सा जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। बाद में जो चर्चा होगी उसके अनुसार करेंगे। शिक्षा के भारतीयकरण की बात जब हम करते हैं तो भारत में शिक्षा का जो आदर्श था वो गुरुकुल शिक्षा रहा है हमेशा से। तो उस विषय को लेकर के भारतीय शिक्षण मंडल ने आज से लगभग 24-25 साल पहले बेंगलुरु में वहाँ पर कार्य शुरू किया, जो शिक्षण मंडल के पुराने लोग थे, और लगभग 2 वर्ष तक इसी प्रकार जैसे आप अभी विचार समूह में बैठ रहे हैं वैसे 2 वर्ष तक लगभग 15 दिन में एक बार बैठना ऐसा प्रारंभ किया। और गुरुकुल शिक्षा के सिद्धांत और गुरुकुल शिक्षा का व्यवहारिक स्वरूप क्या रहा होगा और क्या होना चाहिए, इसके ऊपर काफ़ी उहापोह करने के बाद में गुरुकुल प्रारंभ किए गए। मैत्रेयी गुरुकुल पुत्तूर में प्रारंभ हुआ, वेद विज्ञान गुरुकुल बेंगलुरु में प्रारंभ हुआ, और बाद में 3 साल बाद प्रबोधिनी गुरुकुलम नाम से एक हरिहरपुर करके स्थान है तुंगभद्रा के किनारे, वहाँ पर भी तीसरा गुरुकुल प्रारंभ हुआ। ये तीनों गुरुकुल अलग अलग ट्रस्ट के माध्यम से चलाए जाते हैं। बाद में भारतीय शिक्षण मंडल विभिन्न कामों में उलझता चला गया और गुरुकुल वाला विषय भारतीय शिक्षण मंडल के रडार में से गायब हो गया। भारतीय शिक्षण मंडल में उस पर बहुत अधिक चर्चा नहीं होती थी, और ये तीनों गुरुकुल अपने अपनी गति से और अपने अपने स्वतंत्र गुरुकुलों के रूप में और बहुत अच्छे विकसित हुए। मैत्रेयी गुरुकुल पूर्णतः बहनों का गुरुकुल है, लड़कियों के लिए है। वेद विज्ञान गुरुकुल भाइयों के लिए है, 10वीं कक्षा के बाद के भाइयों को वहाँ पर लेते हैं। प्रबोधिनी गुरुकुल में छोटे बालक लेते हैं। 2016 में आचार्य रामचंद्र जी भट्ट, जो इस व्यासा के कुलपति भी रहे और जो वेद विज्ञान गुरुकुल के प्राचार्य थे और अभी मार्गदर्शक इन तीनों गुरुकुलों के हैं, और भारतीय शिक्षण मंडल के भी गुरुकुल प्रकल्प के अखिल भारतीय प्रमुख हैं, उन्होंने ये विषय रखा भारतीय शिक्षण मंडल के सामने। और वहाँ के जब मैं प्रवास में गया तो वहाँ के प्रांत प्रचारक ने कहा कि आपके भारतीय शिक्षण मंडल में गुरुकुल शुरू किए थे और हमारे संघ के ऊपर अब उसको डाल दिया है, आप लोग तो इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो। तब पहली बार मुझे कम से कम व्यक्तिगत रूप से पता चला कि ये गुरुकुल तो मैं गया था, देखे भी थे, किंतु ये शिक्षण मंडल का प्रकल्प है, ये मेरे को उस समय पता चला। तो उसके बाद में फिर चर्चाएं शुरू हुई और फिर 2016 में गुरुकुल प्रकल्प का कार्यक्रम भारतीय शिक्षण मंडल ने एक जो 7 अलग अलग भारतीय शिक्षण मंडल की गतिविधियां हैं उसमें एक गतिविधि के रूप में गुरुकुल प्रकल्प को जोड़ा। और हम सबके लिए आश्चर्य का विषय होगा कि जब हमने गुरुकुलों प्रकल्प के अंतर्गत देश में विद्यमान गुरुकुलों की सूची बनाना प्रारंभ किया, पहला काम किया कि कितने हैं जरा देखते हैं। तो 4 प्रकार के गुरुकुलों का हमको ध्यान में आया कि इस प्रकार से गुरुकुल चलते। एक 5वां भी प्रकार है, उसको गुरुकुल में नहीं लेना चाहिए ऐसा बाद में तय हुआ, जिसको हम शुरुआत में हाइब्रिड गुरुकुल कहते थे, लेकिन अब उसको हाइब्रिड गुरुकुल को गुरुकुल मानना हमने बंद कर दिया कि वो तो मैकॉले की पद्धति से चलता है तो उसको उसी में माना जाए। तो गुरुकुल मानने लायक 4 बातें चलती है। एक तो जो वेद पाठशालाएँ चलती है, जिसके लिए 1993 से शासन के स्तर पर भी एक स्थायी व्यवस्था की गई। महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना उज्जैन में की गई, जो सारे देश में चलने वाले वेद पाठशालाओं को अनुदान देना, उनकी परीक्षा लेना वगैरह का काम करता है। उसके साथ अधिकतर वेद पाठशालाएं जुड़ी, उसके अलावा भी बहुत सारी ट्रेडिशनल वेद पाठशालाएं चलती है। दूसरा विषय संस्कृत पाठशालाओं का था। संस्कृत के लिए
आवासीय और अनिवासी दोनों प्रकार की पाठशालाएं देश में बहुत बड़ी संख्या में हैं। कुछ स्थानों पर वो संस्कृत विश्वविद्यालयों से जुड़ी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्य है जहाँ पर संस्कृत के अलग से बोर्ड है, इन संस्कृत पाठशालाओं के लिए अलग से उसके लिए शिक्षा की परीक्षा की व्यवस्था है। और वैसे पूरे देश में बहुत सारे संस्कृत के पाठशालाएं चलती है, तो गुरुकुल के रूप में चलने वाली होने के कारण उनको लिया गया। तीसरा विषय जो था वो शास्त्रों से जुड़े हुए गुरुकुल, इस प्रकार की एक शास्त्रों के अध्ययन के लिए, जैसे न्याय है, वेदांत है, व्याकरण है, मीमांसा है, इन शास्त्र ग्रंथों के अध्ययन के लिए चलने वाले अनेक गुरुकुल चलते हैं। ये शास्त्र, इसको हमने विशेष गुरुकुल ऐसा कहा, तो शास्त्र के है, वैसे ही कला गुरुकुल भी है और कला गुरुकुल भी इस देश में बड़े प्रमाण में चल रहे हैं। ये हमको बाद में ही पता चला जब गुरुकुल प्रकल्प में हमने सूची बनाना शुरू किया, और अत्यंत आंखें खोलने वाली स्थिति रही कि हम अपने ही अपने ही विश्व में शिक्षा का काम कर रहे हैं ऐसा सोच करके चलते रहते हैं, और हमको पता नहीं कि इस देश के अंदर ही अंडर करंट में इतना बड़ा काम व्यापक रूप से चल रहा है। ऑर्गेनाइज नहीं है, जैसा कि हिंदू धर्म में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, उसका कोई एक जगह पर उसका केंद्रीकृत ऐसा परीक्षा तंत्र वगैरह भी नहीं है, किंतु सब लोग अपने अपने तरीके से बहुत अच्छी तरह से उसको और बहुत व्यापक रूप में उसको चला रहे हैं। तो ये तीसरा प्रकार जो विशेष गुरुकुल जिसको कहेंगे, जिसमें शास्त्र और कला के गुरुकुल है, जिसमें धनुर्विद्या के भी पर्याप्त संख्या में गुरुकुल है। मतलब कई बार होता है ना, जब गुरुकुल प्रकल्प का हमने काम किया तो हमारे जो कार्यकर्ता है ज्ञानेंद्र जी और हम सब लोग बैठे थे, बेंगलोर में एक वर्ग चल रहा था, तो उसमें हमने सोचा कि धनुर्विद्या को पुनर्जीवित करना चाहिए, धनुर्विद्या के गुरुकुलों को। तो एक आदर्श धनुर्विद्या का गुरुकुल अपने को बनाना चाहिए। अपने अहंकार से हम सब लोग ये सोचते थे कि एक बनाएंगे, और फिर ज्ञानेंद्र जी को काम दिया कि उसके लिए ग्रंथ कहाँ पर है, क्या सिखाने वाले आचार्य कहाँ मिलेंगे, जरा करो उसका। तो वो काशी में रहते हैं, तो उन्होंने काशी में जब उसके लिए चर्चा शुरू की और खोजना शुरू किया, तो केवल गंगा जी के घाट में ही 80 घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक उतने ही मतलब 10-12 किलोमीटर के ही दायरे के अंदर 24 धनुर्विद्या के अच्छे गुरुकुल मिले जो अच्छे से चल रहे हैं, केवल काशी में। तो हमारा अहंकार चूर हो गया कि हम कौन उसकी रक्षा करने वाले, वास्तविकता में जो चल रहा है उसको खोज भी ले तो भी बहुत बड़ी बात है। तो आज ये स्थिति है कि लगभग 4000 गुरुकुलों की सूची हमारे पास बन गई है पूरे देश में चलने वाली, और 10,000 से अधिक होंगे ऐसा लगता है। जो चौथा प्रकार जो गुरुकुलों का जो मैंने जिसके बारे में चर्चा अभी करना बाकी है, 3 तो हो गए, वेद पाठशाला, संस्कृत पाठशाला, और तीसरा विशेष गुरुकुल जिसमें शास्त्र कला गुरुकुल आते हैं। कला गुरुकुल के अंतर ही शिल्प, स्थापत्य और धनुर्वेद भी कला गुरुकुलों के अंतर्गत ही लेते हैं। उसकी भी विशेष गुरुकुल दक्षिण में भी और उत्तर में भी, पूरे भारत में ही लगभग सभी राज्यों में, सभी प्रांतों में संघ के हमको ये गुरुकुल मिले सभी प्रकार के। चौथा जो है जिसको हम समग्र गुरुकुल या जिसको शिक्षण मंडल में हमने शब्द प्रयोग किया, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का शब्द प्रयोग है, युगानुकूल गुरुकुल। तो आज यदि गुरुकुल को शिक्षा व्यवस्था के पर्याय के रूप में स्थापित करना है, कॉन्टेम्पररी रूप में, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के पर्याय के रूप में यदि गुरुकुल स्थापित करने हैं, तो उनकी स्थिति क्या होगी। तो ये जो 3 मॉडल जिससे मैंने विषय शुरू किया था 24-25 साल पहले शुरू हुए, उसके पीछे यह संकल्पना थी कि उसमें 5 आज की भाषा में शब्द प्रयोग किया जाए तो फैकल्टीज, विद्या शाखाओं का अध्ययन होगा। पहला तो वेद, ये जिसके अंदर पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा को ले ले, वेद नाम दिया उसको, केवल वेद नहीं, वेद, उपनिषद, पुराण, फिर बाकी ज्योतिष, गणित, कला आदि सारे शास्त्र, चतुर्वेदा पुराणानि सर्वोपनिषदस्, तथा जो अपन एकात्मता स्तोत्र में बोलते हैं जैनागमास त्रिपिटका, वो सारा लेकर के जो एष ज्ञान निधि श्रेष्ठ जिसको कहा जाता है, वो ज्ञान निधि वाला पहला विद्या शाखा हुई भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसको आजकल आधुनिक भाषा में कहने लगे, तो उसको हमने वेद नाम दिया। दूसरा विज्ञान, इस विज्ञान में जो शास्त्रीय अपने पुराने विज्ञान है, पुरातन वह विज्ञान, और उसके साथ साथ आधुनिक विज्ञान, इन दोनों का अध्ययन। तीसरा कला, इस कला में जो अपना 64 कलाओं का जो एक परिदृश्य सामने हमेशा आता है, जिसको इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी शब्द प्रयोग किया है, लेकिन उस 64 में से जब हमने अभी खोजा तो 36 हमको जीवंत अभी तक मिली है। धनुर्वेद के बारे में बाकी लुप्त हुई ऐसा मैं कहता नहीं, बाकी हमको अभी नहीं मिली है।
होगी तो कहीं ना कहीं अवश्य चल रही होगी, लेकिन उसके आचार्यों को अभी हम ढूंढ नहीं पाए, 36 तक हम सूचीबद्ध कर पाए। ये मूल रूप से 3 प्रकार की कलाएं हम गुरुकुलों में जिसको प्रचारित करते हैं। एक तो जिसको अभिव्यक्ति की कला कहते हैं, जिसमें चाक्षुष और श्रोत्र दोनों प्रकार की होती है, मतलब शिल्प कला, मतलब चित्रकला, संगीत, नृत्य, नाट्य आदि। दूसरा प्रकार जिसको हम लोग स्वावलंबन की कलाएं ऐसा नाम दिया है, जिसको आजकल की भाषा में स्किल कहा जा रहा है, जिसमें बुनाई, कढ़ाई, सुतार काम, प्लम्बिंग, आधुनिक भी हमने उसमें जोड़ लिए। तो वो स्वावलंबन की कला है, जिसमें मनुष्य जो भी कर्म करता है वो उसको आना चाहिए, पाक कला से लेकर सारा। और तीसरा प्रकार जिसको धनुर्वेद या युद्ध कलाएं कहा जाता था, जिसको आत्मरक्षा की कलाएं भी कह सकते हैं। ऐसे तीनों प्रकार की कला है। और ये तीसरी विद्याशाखा। चौथी विद्याशाखा योग, जिसमें उसका सिद्धांत और व्यवहार पक्ष दोनों, मतलब पतंजलि योग विशिष्ट घेरंड संहिता का भी अध्ययन करना और साथ साथ उसके व्यावहारिक पक्ष का भी, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक सारा अध्ययन करवाना, ये दोनों बातें योग। और पांचवी विद्याशाखा के रूप में कृषि, जिसके अंदर सारे उत्पादक कार्य, कुछ गुरुकुलों में हमने इस जो आधुनिक मशीनरी है उसको भी इसके अंतर्गत लिया है। तो कृषि यानी उत्पादक शास्त्र, ये 5 विद्या शाखाओं का अध्ययन जिसमें होता है उसको समग्र गुरुकुल या युगानु गुरुकुल कहा। ऐसे 4 प्रकार के गुरुकुलों की अभी सूची बनी है। ये चौथा प्रकार भारतीय शिक्षण मंडल की प्रेरणा से अनेक जगह पर शुरू हुआ है। कर्णावती में हेमचंद्राचार्य विद्यालय है, अयोध्या में महर्षि वशिष्ठ के नाम से 2 साल पहले गुरुकुल शुरू किया है, अभी 50 विद्यार्थियों के साथ अच्छा चल रहा है। कनेरी मठ में गुरुकुल है, काला सिद्धेश्वर स्वामी जी के इसमें। ऐसे पूरे देश में लगभग 46 ऐसे गुरुकुल है ये, जो इस चौथी कैटेगरी में समग्र गुरुकुल के रूप में जाने की तरफ अग्रसर है। कुछ कुछ थोड़े थोड़े पड़ाव में चल रहे हैं। जो 3 मैंने शुरुआत में बताए थे, मैत्रेय गुरुकुल, प्रबोधिनी गुरुकुल और वेद विज्ञान गुरुकुल, ये इसमें काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। मैत्रेय गुरुकुल की बच्चियां अपने वर्ष भर के चावल खुद कृषि करके उगा लेती है। लगभग 300 एकड़ का परिसर उनके पास होने के नाते उसी में खेती होती है। वो वहाँ पढ़ती है, वेदाध्ययन भी करती है, नृत्य, नाट्य आदि कलाएं भी सीखती है, आधुनिक विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर आदि भाषा सब कुछ भी सीखती है, और साथ में योग और कला, और उसके साथ में कृषि भी करती है। ये वेद विज्ञान गुरुकुल में भी होता है, प्रबोधिनी में भी होता है। ये 3 और हेमचंद्राचार्य गुरुकुल ये 4-5 उसमें काफ़ी प्रगत हो गए हैं। बाकी 40 अभी पिछले 2-3 वर्षों में शिक्षण मंडल की प्रेरणा से खुलने के कारण अलग अलग पड़ाव पर है। एक बहुत बड़ा सम्मेलन वेद इस पूरे गुरुकुल को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल सम्मेलन नाम से 2018 में 28, 29, 30 अप्रैल को 3 दिन का बहुत बड़ा विराट गुरुकुल सम्मेलन उज्जैन में, वो महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान जो मैंने बताया उसी के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें 863 गुरुकुलों का प्रतिनिधित्व हुआ और लगभग 4000 कुल प्रतिनिधि उसमें उपस्थित थे। आधुनिक शिक्षा के 55 कुलपति कुलगुरु भी पूरे देश भर में से वहाँ पर थे, और बाकी कार्यकर्ता आदि मिलाकर के लगभग 4000 से ऊपर संख्या उस 3 दिन के गुरुकुल में उपस्थित थी। उद्घाटन में परम पूजनीय सरसंघ चालक जी भी थे, भैया जी भी 2 दिन रहे, सोनी जी पूरे 3 दिन रहे थे। ऐसे संघ के 6-7 अधिकारी, मनमोहन जी, दत्ता जी वगैरह सब लोग थे उसमें। और उसके अलावा अपने प्रकाश जावड़ेकर जी उस समय शिक्षा मंत्री थे, वो भी आए थे, और मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इसको एक तरह से होस्ट किया था। आतिथेय वो थे यजमान, तो उस कारण से मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अभी भी जो है शिवराज सिंह जी, वो सब भी वहाँ पर थे, और बड़े बड़े विद्वान गोविंद देव गिरी जी ने उसका एक तरह से निमंत्रक के रूप में सारे लोगों को काम देखा था। तो गोविंद देव गिरी जी के मार्गदर्शन में ये चला, तो अनेक संत महात्मा भी उसमें उपस्थित रहे पूरे देश भर में से। ऐसा वो एक विराट गुरुकुल सम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय हो गया। हमने शुरुआत तो राष्ट्रीय से की थी, ये सारा गुरुकुल प्रकल्प ही आज अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। नेपाल में 250 से ऊपर गुरुकुल है, तो नेपाल में एक अलग से उनका एक अच्छा काम शुरू हुआ, जिस कारण फिर भारतीय शिक्षण मंडल की नेपाल में बहुत अच्छी आज पकड़ हो गई है। नेपाल शिक्षण परिषद नाम से वो काम चलता है। लगभग सभी गुरुकुलों में तो पहुँच है ही, उसके अलावा विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में भी भारतीय शिक्षण मंडल का एक अच्छा वहाँ इंटेलेक्चुअल प्रेजेंस हो गया नेपाल में गुरुकुल के माध्यम से।
वो नेपाल का राष्ट्रीय गुरुकुल सम्मेलन भी इस अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल सम्मेलन से पहले हुआ। म्यांमार में 6-7 अच्छे गुरुकुल चल रहे हैं, भूटान में है, श्रीलंका में है, ये जो बृहत्तर भारत है इसमें तो है ही। इसके अलावा भी उस जापान और इधर से भी लोग उसमें आए थे। अभी बौद्ध गोम्पास को इसके साथ अभी हमने नहीं जोड़ा है, वो जोड़ते तो ये संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, किंतु वो भी गुरुकुल का ही प्रकार है। तवांग आदि में चलते हैं, उनको धीरे धीरे 2-4 को तो जोड़ा है, लेकिन पूरा अभी बौद्धों को साथ में नहीं ले पाए हैं, प्रयास तो है। इसके अलावा यूरोप और अमेरिका में भी गुरुकुल को लेकर के काफ़ी उत्सुकता जगी है। बेल्जियम आदि में तो गुरुकुल एक तरह से प्रारंभ हो गए। ये घरवास नहीं होता और कोविड की स्थिति नहीं होती तो विदेश मतलब यूरोप और अमेरिका में भी 3-4 गुरुकुल प्रारंभ होने की स्थिति बन गई थी। वहाँ के कानूनों के अनुसार रजिस्ट्रेशन आदि की व्यवस्था वो चल रहा था। बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ी मांग है। इंडोनेशिया के सरकार ने अपने हिंदू स्वयंसेवक संघ से वहाँ पर सही और संपर्क करके लगभग 15 गुरुकुल उनको प्रारंभ करने आचार्य भेजने के लिए कहा था। थाईलैंड में आचार्यों की मांग हुई थी, लेकिन अभी हमने उधर ज़्यादा, भारत में ही आचार्य कम पढ़ रहे हैं तो इसलिए अभी उधर का ध्यान अभी नहीं दे पा रहे हैं। किंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रकल्प को एक अच्छा और ये सहयोग मिल रहा है, मांग हो रही है, डिमांड हो रही है। इस प्रकार की कुल मिला के गुरुकुल की एक अलग विषय, थोड़ा सा आधुनिक शिक्षा और वर्तमान में जो शिक्षा जगत में चल रहा है। भारतीय शिक्षण मंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी काम किया, अभी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के भी काम कर रहे हैं। नीति आयोग ने जो समितियां बनाई हैं उसमें अपने में से केवल भारतीय शिक्षण मंडल और थोड़ा सा कहा जाए तो रामकृष्ण मिशन, ये 2 ही संगठन अपने में से जिनको नीति आयोग की समिति में स्थान मिला है, इसलिए बहुत बड़े प्रमाण पर नीति आयोग के साथ भी काम करेंगे। वो चल ही रहा है। 43 विषयों में हायर एजुकेशन में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षण मंडल ने खुद की बनाई है, जो भारत केंद्रित समग्र पाठ्यक्रमों का निर्माण कर रही है। 6-7 विषयों में तो बहुत अच्छा उसका रिस्पांस है। साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में, सामाजिक कार्य में लगभग 12-15 विश्वविद्यालयों में, सामाजिक कार्य का तो 16 विश्वविद्यालयों में भारत केंद्रित समग्र पाठ्यक्रम लागू हो गया। मैनेजमेंट का और उद्यमिता का भी तैयार हो गया है। 4 वर्ष का जो बीएड का हुआ है उसके लिए भी भारतीय शिक्षण मंडल की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ने बहुत अच्छा काम करके और पाठ्यक्रम तैयार करके दिया है। एनसीटी की अभी जो समिति बनी है उसको दिया है। ऐसे अनेक काम भारतीय शिक्षण मंडल के चल ही रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ये एक अलग थोड़ा सा हटके काम गुरुकुलों को लेकर के चल रहा है और जिसको बहुत अद्भुत प्रतिसाद पूरे देश में मिल रहा है। बड़ी उत्सुकता लोगों के मन में है और बहुत बड़े प्रमाण पर इस काम को गति मिल रही है। 4 शास्त्रों में गुरुकुल बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो उसके लिए वाक्यार्थ सभा जो शास्त्रार्थ होता था, जो काशी में एक तरह से परंपरा बंद पड़ गई थी, 80 साल बाद उस परंपरा को 2019 के जुलाई में हमने जागृत किया। पिछले साल कोविड के कारण नहीं हो सका, अभी मार्च-अप्रैल में करने का फिर विचार चल रहा है। उस वाक्यार्थ सभा में व्याकरण मीमांसा, ये जो सामान्यतः न्याय, व्याकरण मीमांसा और वेदांत, ये 4 शास्त्रों का अध्ययन अविरल चलता रहा, भारत में कभी खंडित हुआ ही नहीं। अभी तो मैं बाकी के बारे में भी खंडित होने का कहने से डरता हूँ। हमको पता नहीं है, 4 पॉपुलर है, प्रचलित थे, लेकिन उस वाक्यार्थ सभा में हमने योग को शास्त्र के रूप में, ज्योतिष को शास्त्र के रूप में, सिद्धांत ज्योतिष यानी गणित को शास्त्र के रूप में और वैशेषिक का भी अलग से शास्त्रार्थ करने की बात की। और अभी पुणे में एक इन अलग शास्त्रों के लिए, जो सामान्यतः इन 4 शास्त्रों से अलग शास्त्र है, जो बहुत अधिक वर्तमान में प्रचलित नहीं थे, उनके भी आचार्य तैयार करके, उनके विद्वान तैयार करने का काम भी बड़े प्रमाण पे शुरू किया। उसके भी चमत्कारिक अनुभूतियाँ हमको आ रही है इस कार्य को करते समय और एक बहुत अच्छा रिस्पांस, और सारे मतभेदों के को पार करके लोग एकत्रित आ रहे हैं। जैसे आर्य समाज का अपना एक तंत्र है, उधर इस्कॉन का अपना एक तंत्र है, एक पूरा मूर्ति पूजा को मानता है, एक मूर्ति पूजा को बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन गुरुकुल के नाम से ये दोनों एक साथ आ गए। और भी सभी शैव, लिंगायत, जैसे कड़ेरी मठ लिंगायत उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो सारे अपने मतभेदों को छोड़ करके और ऐसे सारे प्रकार के लोग गुरुकुल शिक्षा के लिए एकत्रित आए। जैन भी और बौद्ध भी उस गुरुकुल सम्मेलन के माध्यम से हमारे संपर्क में आए हैं और आने वाले समय में कुछ चमत्कारिक परिणाम गुरुकुल के दिख सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश की ऐसी स्थिति है कि लगभग प्रत्येक जिले में से 85 जिलों में से हमारे पास डिमांड है कि हम ज़मीन देते हैं, हम बांध करके देते हैं, आप गुरुकुल शुरू कीजिए। अनेक लोगों के मन में उत्साह है, माता पिता बच्चों को भेजने के लिए तैयार है, किंतु सबसे बड़ी यदि कोई इसमें
चुनौती है तो वह चुनौती अच्छे सर्वांगीण आचार्यों की है, जो युगानुकूल गुरुकुलों के लिए काम करे। जो वैदिक है वो अपनी परंपरा से चलते उसको तोड़ना नहीं चाहते, शाखा और वो सारे का ध्यान रखते हुए। तो वैदिक आचार्य कई बार उस प्रकार से ही चलते हैं, शास्त्रों के आचार्यों की अपनी परंपरा है। लेकिन ये समग्र जिसको मैं और हमारे रामचंद्र भट्ट जी एक शब्द में कहते हैं संघ दृष्टि वाले आचार्य, ऐसे आचार्य जो संघ जैसी सर्वसमावेशक दृष्टि को काम करे, ऐसे आचार्य तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती है। उसके लिए भारतीय शिक्षण मंडल काम कर रहा है। काशी और उज्जैन में 2 स्थायी आचार्य निर्माण के केंद्र बनाने की एक बृहत योजना मन में है, दोनों के ऊपर भी काम चल रहा है। ऐसा ये गुरुकुल का एक थोड़ा सा हम सबके रुचि का विषय हो सकता है, उत्सुकता का तो निश्चित रूप से है, किंतु वर्तमान में उसके लिए क्या हो रहा है उसकी जानकारी आप सब लोगों के साथ मैं शेयर करूं। थोड़ा सा वर्तमान में चल रहे सारे शिक्षा विमर्श से हट करके कुछ आपको संभवतः बता सकूं, इसलिए मैंने ये विषय चुना। जो 25 मिनट मुझे दिए थे वो लगभग समाप्त 22-23 हुए हैं, लेकिन मेरी बात अभी यहाँ पर जानकारी तो और भी बहुत सारी है, लेकिन इतनी जानकारी शुरुआत में प्रारंभिक वक्तव्य के रूप में देना पर्याप्त है। बाद में प्रश्न आएंगे तो उसके अनुसार आगे बढ़ सकते हैं।